जय हिंद डियर बच्चों। आप सभी जानते हैं जैसे आज आप सभी का 12th का एनुअल एग्जामिनेशन था बिहार बोर्ड का। आज 2 फरवरी 2023 है और आज आप लोगों को फिजिक्स का जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को हम समझा देते हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट आप सभी जानते हैं इस बार के एग्जामिनेशन में जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा हुआ था ये सभी आपको हमारे दिए हुए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नोट्स से ही था। जो भी गेसेस क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे उसी से आया हुआ था। ठीक है, आप लोग इसमें सभी क्वेश्चन को एक एक करके सभी 70 क्वेश्चन को हम हल करने जा रहे हैं और ध्यान से इसको समझेंगे। बिल्कुल ही आपको डिटेल्स में इसको समझाते हुए चलते हैं और इसके एक एक करके क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। और ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस है, यानी कुछ कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस भी पूछा गया है जिसके बारे में बताएंगे, कुछ गलत क्वेश्चंस भी है तो उसके बारे में भी आप लोग को हम बताएंगे और बिल्कुल ध्यान से इसको समझेंगे और सभी स्टूडेंट अपना अपना क्वेश्चन को इससे मैच कराएंगे और इस वीडियो लिंक को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्वेश्चन से मैच कराए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चों कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन इज इंक्रीजेज देन फ्रिंग विड्थ, कि नहीं, अगर हम लोग सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं तो इसकी फ्रिंग विड्थ जो बच्चों इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, फ्रिंग विड्थ उसको इंक्रीज कर जाता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, जैसे आप देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी जो क्यूरीज होगा। ठीक है, ये कि नहीं जो आपको नोट्स है, यानी ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये सेट ई का क्वेश्चन है। तो एक सेट आप लोग को हम बनवा देते हैं, इसी के आधार पे आप सभी सेट को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि नहीं जो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये हर साल के लिए। जैसे इसमें बोला गया है बच्चों कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, कि नहीं, किसका सबसे हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होता है, कि नहीं, जिसमें ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं कि नहीं, ये गामा रे है बच्चों। गामा रे की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है, गामा रे की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों जिसमें लिखा है व्हिच रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज इन टीवी ट्रांसमिशन, टीवी ट्रांसमिशन के लिए किस फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था और ये भी नोट्स का ही क्वेश्चन है। 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज के बीच में होता है जो टीवी फ्रीक्वेंसी का जो है रेंज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों जिसमें लिखा हुआ है द डिस्पर्जिव पावर ऑफ ए प्रिज्म डिपेंड ऑन। ठीक है, डिस्पर्जिव पावर जो होता है प्रिज्म का ये किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को हम समझा देते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों जिसमें लिखा हुआ लेजर एक्शन नीड, कि नहीं, लेजर एक्शन नीड। लेजर एक्शन जो होता है बच्चों ये लेज़र एक्शन में वैसे ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला भी है, लेकिन इसमें जो है लेज़र एक्चुअली सेमीकंडक्टर का बना होता है, इसलिए इसमें सही ऑप्शन सेमीकंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के तब देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव बिकॉज इज शोज, कि नहीं, लाइट जो है एक ट्रांसवर्स वेव है जो शो करता है पोलराइजेशन को। ठीक है, लाइट में पोलराइजेशन होता है इसीलिए इसके हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका ये भी क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा हुआ था और इसका सही ऑप्शन आपका पोलराइजेशन होगा। ठीक है, और ये भी आप लोगों को नोट्स में दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, कि नहीं, ये बच्चों बिल्कुल कि नहीं आप लोग सभी स्टूडेंट जानते होइएगा कि परमिटिविटी का जो ऐसा यूनिट क्या होता है, यानी एप्सिलॉन नोट के ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2 यानी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो जो बच्चे इस ऑप्शन को लगाए हैं कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर वो निश्चित सही होगा उसका, कि नहीं, करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जिस क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों कि द नेट चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर इज, कि नहीं, किसी चार्ज कैपेसिटर के पास नेट चार्ज कितना होता है, कि नहीं, आप सभी जानते हैं बच्चों अगर कोई कैपेसिटर को हम चार्ज कर देंगे तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक ऊपर प्लस चार्ज होगा तो दूसरी पर माइनस चार्ज होगा, तो नेट चार्ज इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है, लिखा हुआ है द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, कि नहीं, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की मोशन किस प्रकार की होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमको
यूनिफॉर्म ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, यानी इसमें यूनिफॉर्म होगा। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली मूव करने लगता है, ठीक है, एक साथ मूव करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको भी देखिए। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट कमिंग आउट फ्रॉम द स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज, ठीक है, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा एयर में पूछा गया है किसी स्टेशनरी चार्ज के कारण कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1 जैसे होता है ना फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नोट, इसलिए यानी एप्सिलॉन नोट के पावर -1 हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी फ्लक्स बराबर क्या होता है बच्चों, अगर कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 1/एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स बराबर क्या होता है चार्ज इनक्लोज, तो चार्ज अगर 1 है तो 1/एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, इसलिए हम अगर इसको ऊपर भेज देंगे तो एप्सिलॉन नोट के पावर -1 हो जाएगा, ये क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ लोग चलते हैं और ये भी क्वेश्चन देखिए डियर बच्चों लिखा हुआ है इसमें, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज यानी फोर्स F/Q की वैल्यू क्या होता है, ठीक है, तो आप भी जानते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होता है F/Q, ठीक है, यानी इसका सही ऑप्शन आपको हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी पहले भी पूछा हुआ बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ बच्चों बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज इनसाइड इंडिकेट डैट, यानी क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज किस चीज़ को इंडिकेट करता है बच्चों, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज होता है N इंटू में E, ठीक है, ये यूनिट पॉजिटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होता है जो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है Q/N, यानी इसमें लिखा हुआ है कि चार्ज व्हिच इज फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, यानी इसमें n की जो वैल्यू है बच्चों ये रेशियो में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू पॉसिबल नहीं है, सही कहता है, यानी चार्ज जो होगा उसमें n जो है ये फ्रैक्शन वाला वैल्यू यानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, n की वैल्यू हमेशा इंटीजर होना चाहिए, ये सही ऑप्शन है, बाकी इसमें गलत है। तो जो बच्चे पहला ए ऑप्शन इसका लगाए हैं वो निश्चित उसका सही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, नेचर ऑफ द चार्ज, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो फील्ड स्ट्रेंथ को भी बताता है, डायरेक्शन को भी बताता है बच्चों, नेचर ऑफ द चार्ज कैसा है उसको भी बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसमें सभी ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन आपको ऑल ऑफ दीज है, ये आपका सही करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ एक क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ, जिसमें कहता है कि एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इसका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर आर इन कॉन्टेक्ट, यानी एक कनकेव लेंस है और एक कन्वेक्स लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है और एक कनकेव लेंस है, दोनों को एक दूसरे कॉन्टेक्ट में रख देते हैं तो उसकी पावर कितना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका जो पावर आप निकालेंगे, ठीक है, तो पावर आप निकालने के बाद आपको आ जाएगा माइनस में 2.5 आ जाएगा, ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगा माइनस में 2.5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए चूँकि फोकल लेंथ दिया हुआ है एक जो कन्वेक्स है एक कनकेव है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगा, ये नेगेटिव होगा, तो -20 इसका फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। और पावर निकालने के लिए आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, और मीटर में बदलने के लिए पावर 1/f हो जाएगा, इस हिसाब से इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 2.5 इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग ज़्यादा समय न गवाते हुए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं। टोटल एक एक क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, बिल्कुल आप शेयर करेंगे इस लिंक को ताकि सभी स्टूडेंट को करेक्ट ऑप्शन मिल जाए, कि नहीं। बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेगा बच्चों जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन को गलत दे दिया गया है, कि नहीं, जिससे आपका आंसर में आपका सही आकलन नहीं हो पाएगा। आप इस वीडियो को सही से देखें, अपने क्वेश्चन को मैच कराएं, कि नहीं, और बिल्कुल आप लोग सही ऑप्शन पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, जिसमें द रीजन फॉर द फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस इज, कि नहीं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो रीजन क्या होता है, तो फेज डिफरेंस बच्चों, इसका सही ऑप्शन होगा फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस के कारण ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग समझने जा रहे हैं, कि नहीं, ये भी क्वेश्चन को देखिए, व्हिच इज यूज टू प्रोड्यूस द पोलराइज लाइट,
कि नहीं, पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करने के लिए किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पोलराइज लाइट जो होता है बच्चों निकोल प्रिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अगला क्वेश्चन में है बच्चों कि एक सिंबल दिया गया है, ये सिंबल कहता है कि किसका है, कि नहीं, ये सिंबल इज द सिंबल ऑफ, ठीक है, ये सिंबल दिया है इज द सिंबल ऑफ, ये किसका सिंबल है बच्चों, तो ये भी तो आप लोग सभी जानते होइएगा कि नहीं, ये डायोड का सिंबल होता है, कि नहीं, ऐसा सिंबल डायोड का ही होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन डायोड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है बच्चों जिसमें लिखा है यूनिट ऑफ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज, ठीक है, यूनिट ऑफ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है बच्चों एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की यूनिट क्या होगा बच्चों, ठीक है, इसमें कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग यूनिट नो यूनिट, ठीक है ना, हम लोग दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों जो कि अच्छा क्वेश्चन है, बराबर आपको पूछता रहता है, क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 20 में जो बोला गया है, इस क्वेश्चन में लिखा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज यूनिवर्सल गेट, कहता है इसमें से कौन सा गेट ऐसा है लॉजिक गेट जो यूनिवर्सल गेट है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, जो कि NAND गेट हो जाएगा, ठीक है, NAND गेट, NOR गेट, ये सब यूनिवर्सल गेट कहलाता है बच्चों, ठीक है, यानी तो इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ गेट भी कहते हैं। चलिए अगला में दिया हुआ बच्चों कि वेव UHF फ्रीक्वेंसी आर जनरली ट्रांसमिटेड है, ठीक है, UFO फ्रीक्वेंसी जो होता है बच्चों, UFO फ्रीक्वेंसी ये जनरली कि नहीं ट्रांसमिट होता है किसके द्वारा, जैसे लिखा हुआ है ग्राउंड वेव के द्वारा, स्काई वेव के द्वारा, सरफेस वेव के द्वारा, या स्पेस वेव के द्वारा। तो ये जो होता है बच्चों कि नहीं, ये आपका स्पेस वेव हो जाएगा, इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, स्काई वेव भी हो सकता है इसमें, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है इसमें स्पेस वेव का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं बच्चों, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, ठीक है, द लॉ governing the force acting between two electric charge is known as एम्पियर्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है, फैराडेज लॉ, कूलम्ब्स लॉ। हम लोग भी जानते हैं ना बच्चों कि दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फोर्स का मान निकालते हैं हम लोग, तो उस लॉ को हम लोग कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं, ठीक है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स हम लोग निकालते हैं उस लॉ को हम लोग कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इज, ठीक है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पूछा गया है एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के वजह से। तो बच्चों पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो जाता है कि नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हो जाता है बच्चों, और ये Q/R हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ये जो वैल्यू है बच्चों ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन B हो जाएगा। तो जो बच्चे इस क्वेश्चन को बनाए हैं और ऑप्शन B दिए हैं वो सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों, जिसमें लिखा हुआ है कि नहीं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E ऑफ द फैक्टर इज, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कि नहीं रिलेशन क्या है। तो हम लोग जानते हैं ना बच्चों कि इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, आप भी जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा होता है E/2m होता है, ठीक है, यानी ये हमेशा 2m होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोपोर्शनल होता है। चलिए ये जो क्वेश्चन है डियर बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन, ये 25 नंबर क्वेश्चन बच्चों कई बार वैसे पूछा हुआ है, नोट में भी दिए हुए हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया बच्चों लिखा है 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफेरेड, ठीक है, यानी जो 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है जिसकी कैपेसिटी 5 माइक्रोफेरेड है, कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, इसको मिला करके एक बड़ा ड्रॉप बना गया है। व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप, तो उस बिग ड्रॉप बड़ा ड्रॉप की कैपेसिटी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चों जैसे आप लोग भी जानते हैं C डैश बराबर C इंटू N के पावर 1/3 होता है, जहाँ पर N की वैल्यू दिया है बच्चों 64, ठीक है। जैसे आप 64 दे देंगे तो इसमें से 4 निकलेगा, और C का वैल्यू 5 दिया है, यानी 4×5 = 20, इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे D ऑप्शन इस क्वेश्चन को दिए हैं वो बिल्कुल सही होगा, और बहुत ही कि नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था जो कि कई बार ये पूछा हुआ भी था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग की तरफ हम लोग चलते हैं। व्हाट इज
मेनली मेजर बाय द पोटेंशियोमीटर। कहता है पोटेंशियोमीटर के तो हम लोग कौन सी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत सारी चीज़ को मेजरमेंट करता है। ठीक है, जैसे रेसिस्टेंस की, इंटरनल रेसिस्टेंस भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, करंट वगैरह भी इसमें मेजर कर सकते हैं, यानी ऑल ऑफ दिस। इसीलिए इसमें क्या लिखा, ऑल ऑफ दिस दिया है, यानी इसमें से सब चीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर से बहुत सारी चीज़ मेजर किया जाता है, यानी इसमें से जितने भी चीज़ है सभी हम पोटेंशियोमीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है बच्चों कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इंक्रीजेज देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज डिक्रीजेज। अगर हम लोग दो चार्ज के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो दोनों चार्ज के बीच के पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों कम हो जाता है, घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, जो अगला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, टू रजिस्टर आर एंड टू आर, यानी दो रजिस्टर है, एक आर है एक टू आर है, और कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ बच्चों, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द थर्मल एनर्जी डेवलप इन आर एंड टू आर विल बी इन रेशियो। कहता है अगर दो रजिस्टेंस है आर और टू आर, दोनों को सीरीज में जोड़ दिए बच्चों, उसके बाद दोनों में थर्मल एनर्जी किस में डेवलप करेगा। तो अगर सीरीज में जोड़ा हुआ है दो रजिस्टेंस बच्चों, अगर सीरीज में अगर दो रजिस्टेंस को हम लोग ऐसे करके कनेक्ट किए हैं तो दोनों में समान करंट जाएगा, और समान करंट जाएगा तो इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ये हीट एनर्जी I² RT के पर्पस होगा, यानी हीट एनर्जी होगा बच्चों रजिस्टेंस के पर्पस हो जाएगा। इसीलिए इस केस में एगो का रजिस्टेंस आर है, दूसरा का टू आर है, तो आर को टू आर से भाग देंगे तो 1/2, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर यानी ये है 1:2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया बच्चों कि व्हेन करंट इन ए कॉइल इज चेंज फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर, अगर करंट चेंज करता है 5 से 2 एम्पियर में चेंज कर जाता है, इन टाइमिंग दिया है 0.1 सेकेंड, देन एवरेज वोल्टेज ऑफ द दिया हुआ है 50 वोल्ट इज अप्लाइड, द सेल्फ इंडक्टेंस इज, द सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ई बराबर क्या होता है, माइनस में L/dI/dt होता है, आप भी जानते हैं। ठीक है, dI/dt, तो इसमें से L की वैल्यू निकालना है बच्चों, L की वैल्यू EMF दिया हुआ आप देख सकते हैं 50 दिया है, और dI/dt, DI कैसे निकालेंगे, तो 5 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 5 से 2 हो जाता है, तो 2 में से 5 घटा देंगे तो माइनस में आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, ये 3 आज टाइम भी दिया है, दोनों को भाग करके L का मान निकालेंगे तो इधर ले जाएंगे, तो कैलकुलेशन करके आप देखेंगे कि नहीं, कैलकुलेशन करके आप देखिए क्या आता है। तो इस क्वेश्चन का जो बच्चों सही ऑप्शन हो जाएगा, अगर हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं कि अगर कि नहीं L बराबर देखते हैं E इंटू में dt अपॉन हो जाएगा यहाँ पे di। ठीक है, तो EMF की वैल्यू अगर मान लो दिया हुआ है 50, मल्टीप्लाई अगर हम करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और डिवाइडेड कर देते हैं बच्चों कितना से, तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देख सकते हैं पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर पर 10 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाने से बच्चों ऊपर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर EMF की वैल्यू दिया है 50। चलिए कि नहीं dt यानी कि यहाँ पर टाइम। ठीक है, यानी कि ये dI/dt है, यहाँ पे यहाँ पे था dI/dt, तो dt से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dt की वैल्यू, टाइम की जो वैल्यू दिया है बच्चों यहाँ पर 0.1 दिया। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू यहाँ पर दे देंगे 0.1 दे देंगे। ठीक है, 0.1 दे देंगे। ठीक है, हम इसको थोड़ा अच्छा से समझा देते हैं बच्चों। जैसे देखिए EMF बराबर हो जाएगा आपका माइनस में L/dI/dt हो जाएगा। ठीक है, L/dI/dt ये फॉर्मूला होता है, आप भी जानते हैं। यहाँ पर L की वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला गया है, तो माइनस में हो जाएगा E इंटू में dt अपॉन हो जाएगा यहाँ पे di हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर EMF की जो वैल्यू होगा बच्चों, EMF की वैल्यू, यह EMF की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, EMF की वैल्यू दिया है 50। ठीक है, 50 दे देंगे, मल्टीप्लाई dt की जो वैल्यू होगा बच्चों 0.1 दिया है, बट्टा में di मतलब 5 था 2 हो गया तो कम हो रहा है, तो फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा ये भी। ठीक है, इसको आप लोग कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.1 से 5 को 50 को, तो ये 5/3 हो जाएगा। आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.67 हेनरी। ठीक है, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ये ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी समझा दिया आप लोगों को, कोई कन्फ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 है, द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी
वेवलेट्स वाज गिवन बाय, बिल्कुल आसान है बच्चों, आप लोग भी जानते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स वाला जो कंसेप्ट है ये हॉजेंस प्रिंसिपल से आता है, ठीक है, यानी इसका हॉजेंस इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्या दिया है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस से इंडिपेंडेंट होता है बच्चों, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट से ये बच्चों ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज़ लार्जर वेवलेंथ, कहता है विजिबल स्पेक्ट्रम में जो 7 कलर होता है बच्चों VIBGYOR, इसे सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है, आप भी जानते हैं इसमें रेड का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, यानी रेड कलर आप ऑप्शन सही मारे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है डियर बच्चों, लिखा है द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम्स इज मेड अप, कहता है न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर में किसके वजह से बनता है, तो न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है बच्चों, आप भी जानते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के अंदर में सिर्फ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन होता है, तो 33 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये डी हो जाएगा, ठीक। चलिए और भी क्वेश्चन अगला हम लोग समझते हैं। दिया हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर यानी 34 में द फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड द वोल्टेज इन ओनली कैपेसिटिव अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज, ठीक है, यानी द फेज डिफरेंस जो होगा करंट और वोल्टेज के बीच में कैपेसिटिव अल्टरनेटिंग करंट के यानी कैपेसिटिव अल्टरनेटिंग करंट में बच्चों इसमें फेज डिफरेंस चूँकि ये 90 से कम होता है, ठीक है, इसका जो फेज डिफरेंस होता है बच्चों ये 90 से कम हो जाता है, तो 90 से कम हो जाएगा तो इसमें दिया हुआ है 0, ठीक है, 0 होगा नहीं, आपको 90 से थोड़ा कम होता है, यानी इसका आंसर 45 होना चाहिए, ठीक है, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है कि नहीं, ये तब होता है 45 जब दोनों के नहीं बराबर होता है, रेजिस्टेंस की वोल्टेज और कैपेसिटर की वोल्टेज बराबर होगा उस केस में ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बराबर के ऑप्शन नहीं दिया है, इसी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन भी है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बच्चों आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज़ मिनिमम वेवलेंथ, किसका वेवलेंथ बहुत कम होता है। देखो बच्चों एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है SC/λ, जिसकी लैम्डा कम होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होगा कि नहीं, सब चीज़ ज़्यादा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि गामा रे का कि नहीं वेवलेंथ कि नहीं बहुत ही कम होता है, गामा रे की वेवलेंथ बच्चों बहुत ही कम होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जब पढ़े होंगे तो वहाँ भी इस चीज़ को आपको देखने के लिए ज़रूर मिला होगा। चलिए निकेल क्या है, तो निकेल सब जानते हैं, पूछा हुआ पहले भी पूछा हुआ था, आपको ऑब्जेक्टिव नोट्स में भी हम दिए हुए हैं कि निकेल एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आप लोग ध्यान से समझिए, लिखा हुआ है ये भी आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं, दिया हुआ है द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योमेट्रिकल मेरिडियन इज कॉल्ड, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योमेट्रिकल मेरिडियन को हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग डिक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसलिए यहाँ पर डिक्लिनेशन ऑप्शन दिया है, डिक्लिनेशन हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों ये यहाँ पर दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कि नहीं इस सरफेस ऑफ बाइकन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कि नहीं, यानी किसी बाइकन्वेक्स का जो दिया हुआ है रेडियस ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जिस मटेरियल को जो रिफ्रैक्टिव में दिया लेंस का ये 1.5 है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों कि नहीं, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी जो 20 दिया है तो 20 ही इसका हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 20 सेंटीमीटर इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग सिर्फ ऑप्शन को देखते हैं ताकि आपका वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, सिर्फ आप लोगों को मिलाना है क्वेश्चन कि कौन सा ऑप्शन होगा, और बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको बताते जा रहे हैं बच्चों, आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लेंगे और थोड़ा शेयर करेंगे ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें से आपको मैच करा सकता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन जानेंगे फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विच फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम, कहता है फॉर द सेम वेवलेंथ, अगर मान लीजिए वेवलेंथ समान है फॉर द सेम
वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन व्हिच फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम। अगर वेवलेंथ समान है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बराबर होगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है डियर बच्चों कि नहीं, मोमेंटम बराबर होता है। अगर वेवलेंथ सही होता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो मोमेंटम की वैल्यू होता है बच्चों, ये बराबर होता है। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, तो इसलिए इसकी मोमेंटम क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों हम लोग समझेंगे। द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज 2, यानी मॉडरेटर का जो फंक्शन होता है किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर में, इसका क्या काम है। तो देखो बच्चों, मॉडरेटर का यूज होता है कि न्यूट्रॉन को स्लो करना, ठीक है। तो स्लो द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन के स्पीड को कम करता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नहीं, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द इम्प्योरिटीज एलिमेंट यूज फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए इसमें से कौन सा हम लोग जो है सो एलिमेंट को इम्प्योरिटीज एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बोरोन इसका ऑप्शन सही होगा बच्चों। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो आपको बोरोन का यूज़ कर सकते हैं। बोरोन के हेल्प से के इम्प्योरिटीज एटम मिक्स करके हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग समझे। तो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि डायोड इज यूज एज, डायोड का यूज किस रूप में किया जाता है बच्चों। तो आप भी जानते हैं डायोड का यूज रेक्टिफायर बनाने में किया जाता है, और ट्रांजिस्टर का यूज एम्पलीफायर में किया जाता है। तो यहाँ पर रेक्टिफायर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया है द स्फेरिकल मिरर इज इमर्ज इन वाटर इट्स फोकल लेंथ विल, यानी किसी स्फेरिकल मिरर को हम वाटर में रख देंगे तो इसकी फोकल लेंथ बच्चों डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। किसी भी स्फेरिकल मिरर जो होता है कनकेव की तरह होता है, उसको जैसे हम लोग वाटर के अंदर रखते हैं तो उसकी फोकल लेंथ थोड़ा सा कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों कि नहीं, ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी, यानी द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए कि नहीं कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए बच्चों, इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 होना चाहिए। तो जो बच्चे 1 दिए हैं अगर इस ऑप्शन में, तो निश्चित आप सही बना करके आए हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 में लिखा है द फाइनल इमेज फॉर्म बाय ए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज, बच्चों टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज होता है सबसे पहले तो वर्चुअल बनता है, और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में सीधा इमेज बनता है कि नहीं, इरेक्ट कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तुलना में यानी सीधा ही इमेज इसमें बनता है, ठीक है। यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में उल्टा इमेज बनता है, लेकिन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इसीलिए बनाया गया है कि इससे सीधा इमेज दे सके, तो इसमें सीधा इमेज दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द रेजोनेंस कंडीशन इन द एनी LCR सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इज, यानी LCR सर्किट में जब रेजोनेंस का केस होता है बच्चों, उस केस में फेज डिफरेंस क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन बच्चों 0 हो जाएगा। रेजोनेंस के केस में फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन जानते हैं बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है, और इस 47 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। लिखा है कि इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ करेंट इन स्टेशनरी कॉइल कंपेयर टू द प्राइमरी कॉइल इज, देखिए तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में बच्चों जो करंट होता है सेकेंडरी कॉइल में कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल में वो कम होता है, यानी स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज बढ़ जाता है, यानी वोल्टेज बढ़ जाएगा तो करंट उसका कम हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरे क्या है। तो एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों। आप भी जानते हैं कि एक्सरे, गामा रे, ये सब क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे। ये लिखा हुआ है कि द क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ए रेज फ्रॉम एनी मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री व्हेन वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम विल बी, यानी कहता है अगर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू दिया है 30 डिग्री है मीडियम के अंदर में, तो कहता है उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट की यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम में क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाता है। चलिए हम लोग अगला जो क्वेश्चन है बच्चों समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3
कैपेसिटर यानी क्वेश्चन नंबर 50 है, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड आर अवेलेबल द मिनिमम एंड द मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑफ 10 आर, यानी कहता है कि हमारे पास 3 कैपेसिटर्स है, 3 कैपेसिटर है, सभी की कैपेसिटी 6 माइक्रोफैरेड है। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं और पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा? सीरीज में जोड़ेंगे तो मिनिमम बनेगा और पैरेलल में जोड़ेंगे तो मैक्सिमम बनेगा। बच्चों सीरीज में जोड़ेंगे तो आप भी जानते हैं 1/c बराबर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 करना पड़ेगा, यानी ये 3/6 हो जाएगा। ठीक है, और 3/6 हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं ना कि नहीं 1/2 लिख सकते हैं, 1/c बराबर, इसलिए c की वैल्यू 2 हो जाएगा माइक्रोफैरेड। तो इसमें 2 हो जाएगा और पैरेलल में जोड़ेंगे तो सीधे जोड़ देंगे तो 6 + 6 + 6 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका 50 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 51, इसमें क्वेश्चन रॉन्ग दिया गया, थोड़ा सा ऑप्शन में इसमें थोड़ा कुछ एरर है कि नहीं। आप समझिए क्या एरर हम बताते हैं। लिखा हुआ है द रूट मीन स्क्वायर यानी RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करेंट ऑफ द इक्वेशन आई बराबर कि नहीं I = 60 sin 100 पाई ओमेगा टी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के मान निकालिए। देखिए बच्चों, जैसे फॉर्मूला होता है I बराबर I0 sin ओमेगा टी, तो ये वाला जो वैल्यू यहाँ पर ये मैक्सिमम या पिक करंट है। तो पिक करंट की वैल्यू यहाँ पर 60 दिया बच्चों। अगर पिक करंट की वैल्यू 60 दिया है, ठीक है, तो हमें कहता है IRMS की वैल्यू निकालो। तो IRMS की वैल्यू होता है बच्चों I0/√2। ठीक है, तो I0 की वैल्यू कितना 60/√2 दे देंगे बच्चों। अगर इसको 60/√2 है तो 60/√2 है, मल्टीप्लाई कर दो √2 से, भाग दे दो √2 से। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 60√2 बट्टा में नीचे √2 हो जाएगा, यानी ये होना चाहिए 30√2। ठीक है, यानी इसमें सही ऑप्शन होना चाहिए बच्चों 30√2। ठीक है, लेकिन इसमें 30√2 कहीं पर नहीं दिया हुआ है, ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें अगर यहाँ पे √2 अगर दे देता बच्चों तब आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। ये गलत क्वेश्चन है, यानी इसका ऑप्शन गलत दिया गया है, इसीलिए इसमें आप यानी कंफ्यूज हो गए होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों कि ये जो है सो आपका अल्टरनेटिंग करंट से सर्किट का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझिए कि नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। द इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट इज, LR सर्किट का इम्पीडेंस क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा √R² प्लस ω² L²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ सर्कुलर करेंट कि नहीं सर्कुलर करेंट लूप इज मेड डबल, यानी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के अगर रेडियस को हम डबल कर देते हैं, द करंट इन द मेड हाफ, अब करंट को अगर आधा कर देते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप विल बी, तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों इसमें डबल हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का मान अगर हम निकालते हैं तो इसमें ये डबल ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि नहीं, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल्स इसमें पूछा गया है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए चॉक कॉइल इज 5 हेनरी, द करंट थ्रू इट इज द इंक्रीजेज एट रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड, द सेल्फ इंडक्टेंस इन EMF इन द चॉक कॉइल इज। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि नहीं दिया हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू दिया है और करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया है, यानी तो इसमें पोटेंशियल EMF बड़ा होता है माइनस में L/di/dt। ठीक है, तो यहाँ पर आप भी देखते हैं कि L की वैल्यू यहाँ पर दिया है 5 और di/dt की वैल्यू यही दिया है 2 एम्पियर पर सेकेंड, यानी माइनस में 10 कि नहीं वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं कि नहीं, और ये भी क्वेश्चन किस प्रकार से है दिया हुआ इसको समझिए बच्चों। देखिए ये आप लोगों को भी आप नोट्स में भी दिया हुआ है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, जो हम बताए थे आप लोगों को मैग्नेटिज्म, उसमें आपको बताए थे कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द अर्थ के पास जो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों 8.0 × 10⁻22 जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये को इसका सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला जो क्वेश्चन जानेंगे बच्चों, लिखा हुआ है द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रिक फेज डिफरेंस जो होगा बच्चों इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है बच्चों? देखिए इलेक्ट्रिकल वेव और मैग्नेटिक वेव के जो फेज डिफरेंस होता है बच्चों, जैसे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कि नहीं हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ, यानी इसमें 90 डिग्री ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों जिसमें दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25, बिल्कुल आसान है बच्चों। 25 का बाइनरी नंबर में वैल्यू क्या हो जाएगा? आप भी जानते हैं कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी में कैसे निकालते हैं, 2 से डिवाइड करके। आप सही से आप 2 से डिवाइड करके देख लो, आप इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 11001 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जो पूछा हुआ है 12th में, कि ये पूछा हुआ है द विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंग इज, कि नहीं क्या हो जाएगा? डिफ्रैक्शन फ्रिंग का विड्थ जो है कि विड्थ ऑफ द इंटरफ्रेंस फ्रिंग, यानी इंटरफ्रेंस फ्रिंग के विड्थ और डिफ्रैक्शन फ्रिंग का जो विड्थ होता है बच्चों, ये बराबर नहीं होता, अलग अलग होता है, कि नहीं अनइक्वल होगा, कि नहीं इसमें इक्वल नहीं होगा बल्कि अनइक्वल होगा। दोनों डिफ्रैक्शन में जो होता है बच्चों उसका फ्रिंग कुछ अलग होता है, और इसमें इंटरफ्रेंस में जो फ्रिंग बनता है उसका कुछ अलग होता है, इसीलिए इसमें अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। ये भी आप लोग बताए थे बच्चों, लिखा हुआ है लाइट ईयर इज इक्वल टू, लाइट ईयर कितना होता है? तो लाइट ईयर की वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है इफ एनी एमीटर इज शंट देन द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कि नहीं अगर किसी रेसिस्टेंस को शंट कर दिया जाता है तो इसका जो टोटल रेसिस्टेंस क्या होता है बच्चों, तो शंट कर देते हैं। क्लियर? तो इसमें जो है देखिए, अगर हम लोग शंट करते हैं बच्चों, तो शंट करने का मतलब होता है इसमें रेसिस्टेंस को हम लोग जोड़ देते हैं। अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, अगर पैरेलल में अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो इसमें घट जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना नन ऑफ दीज होना चाहिए बच्चों। ठीक है, इसमें कोई बुक्स में या कोई दिया हुआ है इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन इसमें ज़्यादा लग रहा है कि इसमें शंट कर देने, चूँकि यहाँ पर क्लियर करना चाहिए कि सीरीज में जोड़ा गया है कि पैरेलल में जोड़ा गया, इसीलिए इसमें नन ऑफ दीज भी आप दे सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें कन्फ्यूजन रहता है बच्चों कि एग्जैक्ट इसमें ऑप्शन क्या होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में क्या होता है बच्चों कि टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है, टेम्परेचर को बढ़ने से इसकी कि नहीं करंट की वैल्यू जो है, रेसिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस घटने लगता है। ठीक है, इससे निगेटिव होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हम लोग समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि ये जो क्वेश्चन है बच्चों कि इफ टी द टाइम पीरियड एंड वी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन द साइक्लोट्रॉन देन, यानी साइक्लोट्रॉन जो होता है बच्चों यहाँ पर टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसकी वेलोसिटी का। ठीक है, भी जो है वेलोसिटी है, मैक्सिमम स्पीड है, स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपका क्वेश्चन 62 का हो जाएगा, आपका सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से समझते हैं कि वेन डी ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन विच प्रोड्यूस, यानी द वेन डी ग्राफ जनरेटर एक इलेक्ट्रोस्टैटिकल मशीन है जो प्रोड्यूस करता है ओनली हाई वोल्टेज। ठीक है, यानी इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हाई वोल्टेज। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको भी आप लोग ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, यानी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का हाफ लाइफ 5 डे दिया, यानी कोई भी रेडियो एक्टिविटी दिया हुआ यहाँ पर जिसकी हाफ लाइफ 5 दिन दिया, यानी 5 दिन में आधा हो जाता है। तो लिखा हुआ है द फ्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई अंडर डीके एट द एंड ऑफ 20 डेज विल बी, यानी कहता है 5 दिन में आधा हो जाता है तो 20 दिन में कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए 5 दिन में अगर आधा हो जाता है कि नहीं 1/2 हो जाता है, तो अगला 5 दिन में क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, फिर अगला 5 दिन में क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर उसका भी आधा हो जाएगा ना, उसका आधा कितना हो जाएगा बच्चों? जैसे फिर जैसे यहाँ पर 20 दिया है तो एक बार अगर हम लोग 5 दिन में क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 दिन में आधा हो गया, फिर अगला 5 दिन में क्या हो जाएगा उसका भी आधा हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 दिन में क्या उसका भी आधा हो जाएगा तो 4 के 8 हो जाएगा, फिर 5 दिन उसका भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों डी। तो जो बच्चे इस डी ऑप्शन मारे हैं तो निश्चित आपका डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं इसमें द रेशियो ऑफ
इलेक्ट्रिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इज इन द ऑर्डर टू। देखिए ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बच्चों, देखिए लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो अनुपात है, रेशियो जो है दो चार्ज के बीच क्या होगा, ठीक है। चार्ज यहाँ पर दिया नहीं बच्चों, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स की रेशियो निकालते तब इसकी वैल्यू कुछ अलग आता है, और अगर मान लीजिए दोनों अगर इलेक्ट्रॉन के बीच निकालते तो इसकी वैल्यू भी अलग आ जाता है, ठीक है। इसीलिए इसमें ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये कन्फ्यूजन वाला है क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर क्लियर कर देना चाहिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच है या दो इलेक्ट्रॉन के बीच है, ठीक है, तब जाकर के इसकी क्वेश्चन सही बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास और प्रोटॉन के पास मास, दोनों के मास एक समान तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर वेरी करेगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर समझते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों को आपको क्लास में भी बनवाए थे और ये पहले भी पूछा है, नोट में भी दिया हुआ है। ए चार्ज क्यू प्लेस एट द सेंटर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज क्यू विल बी इक्विलिब्रियम इफ क्यू विल बी इक्वल टू, यानी लिखा हुआ है यहाँ पर कि कोई भी चार्ज है जो क्यू है जो प्लेस करता है किसी सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज, यानी दो चार्ज के बीच में, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग दो चार्ज के बीच में एक क्यू कितना चार्ज को प्लेस कर दे, कौन सी चार्ज को प्लेस कर दे ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में चला जाए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों क्यू माइनस में Q/4 हो जाए, इतना चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E व्हेन द डाइपोल इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ लिखा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की एंगल क्या होगा जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों जब ये क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगा और डाइपोल मोमेंट भी आगे होगा तो दोनों पे फोर्स दोनों तरफ से बराबर लगेगा, जिस वजह से इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी इसमें 0 डिग्री ऑप्शन होगा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपका आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम लोग समझते हैं कि अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर, कौन से फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है बच्चों, जैसे लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, निश्चित आपको बच्चों डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप लोग डी नंबर ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं, जो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। चलिए ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोग इंटरफेरेंस जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको आया होगा द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, y1 बराबर 4 sin ओमेगा टी, y2 बराबर यानी 3 sin ओमेगा टी, यानी आप लोग जानते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की फॉर्मूला होता है a1 प्लस में a2, ठीक है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को आपको देखना है तो इधर 4 है इधर 3 है, इस प्रकार के क्वेश्चन एक बार और पूछा था, आपको नोट्स में भी ये क्वेश्चन हम दिए हुए हैं, यानी 4 और प्लस 3 को आप जोड़ेंगे तो 4 और 3 ये 7 हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि 7 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर है 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आप इसको ध्यान से देखेंगे। कहता है ये क्वेश्चन भी पहले भी पूछा हुआ, इसकी यूनिट भी पूछ चुका है बच्चों। द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फॉर ए सोलेनाइड इज, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी किसी सोलेनाइड का क्या हो जाएगा बच्चों। एक चीज देखिए इसमें कुछ गलत दिया हुआ है, जैसे यहाँ का वैल्यू आप देख सकते हैं b²/2 यहाँ भी देख सकते हैं b²/2 दिया है, सही है, लेकिन यहाँ भी देखिए b/2 ठीक है, लेकिन यहीं पर बी ऑप्शन में b²/2 दिया है, यानी ये ऑप्शन इंग्लिश में दोनों में बराबर दे दिया है, ठीक है, हिंदी में सही दिया है, इस यानी कि इसमें ए नंबर ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखेंगे तो दोनों दिखेगा, यानी ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग दे दिया है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक आया है। चलिए इस प्रकार से हमको एक एक करके सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दिए कि नहीं, 70 क्वेश्चन को आपको सोल्व करके बता दिए किस प्रकार से आपका ये होगा। डियर बच्चों ये जो आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, ये आपका इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का, ठीक है, ये आपका आज की जो क्वेश्चन 2 फरवरी का जो पूछा हुआ है उसका सही आपका सॉल्यूशन बताए हैं। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के बीच में थोड़ा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट इसको देख करके अपनी कि नहीं देख सकता है, इससे मिला करके ये समझ सकता है कि उसकी क्या आज की जो एग्जाम है उसमें उन्होंने कितना सही या कितना गलत बनाया है, ठीक है। तो आप लोग सभी इस स्टूडेंट इस वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे
और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के बीच में भेजेंगे ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन की लाभ उठा सके। जय हिंद डियर बच्चों, धन्यवाद।